नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। गुरु पुष्य नक्षत्र के मौके पर मार्केट में जमकर खरीदारी की खबरें आ रही है। बताया जा रहा है कि 95 साल बाद ऐसा संयोग बना। इस बीच खरीद को लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में खासा बूम दिखा। लोगों ने दिन भर जमकर गाड़ियों की खरीद की। सपनों की सवारी से शान की सवारी तक के इस सफर की तमन्ना कई दिलों में होती है। ये ऐसा मौका होता है जब राय मशवरे और काफ़ी सारी पड़ताल के बाद आप शोरूम तक पहुंचते हैं। आज हमारी कोशिश होगी कि कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब टटोला जाए जो नई या सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले आपके जहन में आते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट्स हैं जिनकी मदद से आज आपके सवालों का जवाब लिया जाएगा। आप हमारे फोन लाइन के जरिए ये सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस खास पेशकश में बात शान की सवारी की हो रही है, तो बने रहिए हमारे साथ। हो सकता है आपके सवाल का जवाब कुछ देर में मिल जाए। आज के इशू पर चर्चा के लिए एबीएस फिएट के डायरेक्टर अजीत सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एडवेंट होंडा के डायरेक्टर संतोष कुमार जी हमारे साथ हैं। अदिति कार बाजार के प्रमोटर दिलीप सिंह जी हमारे साथ हैं। अशोक लेलैंड के जनरल मैनेजर अचेश्वर भारद्वाज जी भी इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। त्योहार का मौका है, सब कुछ न कुछ खरीद रहे हैं। ऐसे में मार्केट ने भी अपने आप को खरीद के लिए तैयार कर लिया है। हो सकता है इस त्योहार पर आप घर में नई गाड़ी लाने की सोच रहे हैं। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आपके लिए ठीक रहेगी। कार बड़ी हो या छोटी से ही काम चल जाएगा। कैश पेमेंट में किया जाए या किश्तों पर गाड़ी ली जाए, ऐसे सवालों को पार करने के बाद कुछ लोगों ने पुष्य नक्षत्र में गाड़ी खरीद ली, तो कई लोग धनतेरस का इंतजार कर रहे हैं। सीजन चल रहा है, ऐसे में ये कार खरीदने का सबसे सही वक्त भी है। गाड़ियों पर शानदार डिस्काउंट ऑफर तो मिल ही रहा है, साथ ही बैंक भी सस्ता लोन आसानी से दे रहे हैं। 10 साल के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2013 की 6% की गिरावट के बाद से लगातार ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम नजर आया है। कंपनियों के साथ साथ बैंक भी इस मौके का पूरा फायदा उठाने की तैयारी में है। ऑटो लोन से लेकर आकर्षक स्कीम्स आपको रिझा रही हैं। बैंक गाड़ी की ऑन रोड कीमत का 90% तक कर्ज दे रहे हैं, तो कुछ बैंकों ने तो चुनिंदा मॉडल्स पर 100% तक कर्ज देने का ऐलान कर दिया है। अब बारी आपकी है। क्या आपने तय कर लिया है कि इस बार कौन सी गाड़ी आपकी शान की सवारी होगी? अगर कुछ सवाल है तो फिर बने रहिए हमारे साथ। संतोष कुमार जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा। आज हमारे साथ बीच बीच में दर्शक भी मुखातिब होंगे, सवाल उनके भी कुछ होंगे, लेकिन पहले 2 व्हीलर अगर कोई खरीदता है तो उसके लिए क्या गुंजाइश है इस बाजार में? किस बात का ख्याल वो सबसे पहले रखे? 2 व्हीलर खरीदने वाला व्यक्ति सबसे पहले ये देखता है कि वो किस क्वालिटी की गाड़ी खरीद रहा है, क्या ब्रांड खरीद रहा है, क्या प्राइस ब्रैकेट में खरीद रहा है, और उसको फ्यूचर में क्या सर्विसेज मिलेगी और उस ब्रांड की क्या रीसेल वैल्यू रहेगी जी। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए वो अपना डिसीजन करता है। और आजकल 2 व्हीलर खरीदने के लिए यूटिलिटी भी देखी जाती है। जैसे कोई लेडीज़ के लिए ख़रीदना चाहता है तो वो मल्टी यूटिलिटी खरीदता है, जिससे कि घर में सभी जने चला सकें जी। कई प्रोडक्ट्स बाज़ार में ऐसे उपलब्ध हैं जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक चला सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ होंडा में एक्टिवा आता है जी, वो फैमिली स्कूटर कहा जाता है जी। और कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कस्टमर को ध्यान में रखते हुए देते हैं, जैसे मेल ओरिएंटेड हो गए या फीमेल ओरिएंटेड ही हैं, वो सारे मैन्युफैक्चरर्स उनको बनाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग से पहले की अगर बात की जाए, कॉन्सेप्ट की बात की जाए, बुनियाद की बात की जाए, तो आपको लगता है कि एक टारगेट सेगमेंट को रखकर प्रोडक्ट तैयार किया जाता है? कंपनियां जनरली मार्केट सर्वे करती है कि कस्टमर के टॉप ऑफ द माइंड क्या है, उसके बेसिस पे ही प्रोडक्ट्स डिज़ाइन होते हैं, उसी के बेसिस पे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी प्राइसिंग और रेंज अपनी लॉन्च करती है। जी, चलिए मैं अचेश्वर जी आपके पास आता हूँ। त्यौहार का मौका है, नई गाड़ियाँ खरीदते हैं लोग, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए आपके सेगमेंट की तो बड़ी गाड़ियों की जो बात है, ट्रक्स हैं, हेवी व्हीकल्स हैं, किन तैयारियों को आप पहले करते हैं ताकि कस्टमर जब इस मौके पर आए तो 100% सेटिस्फैक्शन उसको मिलकर फिर आपके यहाँ से निकले?
इसके लिए हम लोग अपना जो ग्राउंड वर्क है वो अगस्त के महीने से शुरू कर देते हैं। और कमर्शियल व्हीकल एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि वॉक इन जो होते हैं, जो शोरूम में आने वाले कस्टमर होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो लिहाजा हमारी फील्ड फोर्स जो होती है, जो फील्ड में जाके जो लोग काम करते हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नए नए बिजनेस एवेन्यूज़ देखने पड़ते हैं, नए नए सेगमेंट्स तलाशने पड़ते हैं कि किस सेगमेंट में बूम है। बेसिकली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो होता है वो सेगमेंट एप्लीकेशन वाइज रन करता है। तो पर्टिकुलर किस समय पे, दिवाली का समय है, पीक सीजन होता है, इस समय पर अक्सर लोग गाड़ियाँ बनाते हैं। इस समय जैसे देखा जाए तो सीमेंट मार्केट में बहुत बूम है, तो सीमेंट से रिलेटेड जो भी वाहन हैं वो हमारे प्रायोरिटी में रहते हैं, तो उसकी हम प्लानिंग पहले से कर लेते हैं। आपको प्लानिंग करते वक्त ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि मार्केट ट्रेंड क्या है? बिल्कुल ख्याल रखना पड़ता है। मार्केट ट्रेंड, पिछले 2 सालों का ट्रेंड ध्यान में रखना पड़ता है। उस ट्रेंड के आधार पर ही हम अपनी फोरकास्टिंग करते हैं, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल बेसिकली एक बिज़नेस होता है और बिज़नेस और लग्जरी में थोड़ा सा अंतर होता है। तो बिज़नेस आदमी जब बिज़नेस प्रोस्पेक्ट से कोई गाड़ी खरीदता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखता है कि वायबिलिटी देखता है, उसमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखता है, बिकॉज इट्स अ बिज़नेस जी, वो बिज़नेस है उसके लिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम मॉडल्स का कस्टमर को प्रॉपर एप्लीकेशन में, किस एप्लीकेशन में कौन सा मॉडल है वो भी सजेस्ट करते हैं। अगर कोई वो रॉन्ग एप्लीकेशन में यूज़ हो रही है कोई गाड़ी और वो कोई वाहन हमारे से खरीदने के लिए कोशिश कर रहा है, ताकि आपके कस्टमर के लिए किफ़ायती साबित हो और साथ में उसका सेटिस्फेक्शन रहे। क्योंकि अगर गलत एप्लीकेशन में हमने गाड़ी को दे दिया तो वो उसको कहीं ना कहीं लंबे समय में जाके कंपनी की इमेज को इफेक्ट करता है, कंपनी की इमेज को, ब्रांड इमेज को, हर चीज़ को इफेक्ट करता है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहे कि कस्टमर को सही एप्लीकेशन में सही वाहन दिया जाए। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ मनमोहन जी जुड़े हैं जयपुर से। बताएं मनमोहन जी, क्या कहना है आपका? सर मैं कह रहा हूँ कि मुझे गाड़ी लेनी है हीरो होंडा की स्प्लेंडर प्लस। तो मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, मैं केस में लूँ तो सर सही रहेगा या फिर सर किस्तों पर? चलिए, मैं संतोष जी आपसे मेरे ख्याल से आप जवाब दे पाएंगे कि कॉलर्स की दरअसल राय होती है कि क्या उनके लिए क्या बेनिफिशियल होगा। अगर आपके पास कोई आता है गाड़ी लेने के लिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? उसके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है? 2 व्हीलर के अंदर डिपेंड करता है। अगर कस्टमर अपनी EMIs कंफर्टेबली दे सकता है तो फाइनेंस करा ले, उसके पास लिक्विडिटी रहेगी। अदरवाइज अगर इंटरेस्ट बर्डन नहीं देना है, क्योंकि 2 व्हीलर का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है जी कंपेयर टू कार का, तो ये कस्टमर को डिसाइड करना है कि उसकी इनकम क्या है, उसी के बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कारों के सेगमेंट की अगर बात की जाए, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, पेट्रोल, डीजल, फिर उसमें भी सेगमेंट्स की बात आ जाती है। तो पहले क्या आज के दौर में क्या बेहतर है, पेट्रोल सेगमेंट या डीजल कार? देखिए, ये ज़रूर गाड़ी लेने वाले के ऊपर ये निर्भर करता है कि गाड़ी वो किस पर्पज़ के लिए काम में ले रहा है, उसका रनिंग कितना रहता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर कस्टमर उसका 1000 किलोमीटर के आसपास का रनिंग है, उस कंडीशन में कस्टमर को पेट्रोल गाड़ी के लिए जाना चाहिए। अगर गाड़ी वो रनिंग उसका 1000 किलोमीटर ज़्यादा का पड़ता है पर मंथ में, उस समय हम भी उस कस्टमर को ये सजेस्ट करते हैं कि उसे डीजल गाड़ी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसका एक रनिंग ज़्यादा होगा तो एक रनिंग कॉस्ट का भी इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। लेकिन धीरे धीरे अभी आज का जो सिनेरियो है जिसमें कि डीजल और पेट्रोल के कॉस्ट कीमतें कमोबेश बराबर सी आ रही हैं, तो कस्टमरों का कईयों का रुझान इस तरफ भी रहता है कि उसका इनिशियल कॉस्ट कम होने के कारण वो पेट्रोल के ऊपर जाता है। तो कस्टमर को हम सजेस्ट करते हैं उसकी रनिंग के बेस पे कि वो कितना किलोमीटर ड्राइव करता है। मेंटेनेंस को लेकर क्या कुछ थोड़ा मेंटेनेंस के रिगार्डिंग अभी काफ़ी कुछ चेंज ये हो गया कि पहले के टाइम में अगर आप गाड़ी को देखते हैं तो डीजल गाड़ी जो आया करती थी उनमें काफ़ी कुछ मेंटेनेंस आता था और रूटीन में उसको बार बार वर्कशॉप पे और ऐसी जगह पे चेकअप कराने के लिए जाना पड़ता कि दिखा लें गाड़ी ठीक है नहीं। अब आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो गई है, इतनी बढ़िया हो गई है कि जो डीजल गाड़ी भी आज जो आ रही हैं वो इस अच्छी कैटेगरी की आ रही हैं कि उनमें इस तरह की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम हो गई है। तो डीजल गाड़ी भी आज की तारीख में किसी तरह से भी कस्टमर को इस तरह से परेशानी का कोई कारण नहीं रहता। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप गाड़ी किस तरह की चुनते हैं। सुनील शर्मा जी हमारे साथ हनुमानगढ़ से जुड़े हैं। सुनील शर्मा जी, बताएं क्या कहना आपका? सर नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया, बताएं। सर एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अपने 2 व्हीलर खरीदते हैं जी, इनकी जैसे हीरो पे ले लो आप, इसकी एवरेज तो ये बताते हैं 70 की है, 70 की बताते हैं, लेकिन ये बाद में 50 की क्यों देने लगते हैं कुछ ही दिनों में। और दूसरा, ये जो अपने फाइनेंस करवाते हैं, किस्त पे लेते हैं, तो इनकी ब्याज दर क्या होती है या इसका जो बीमा करते हैं उसकी परसेंटेज क्या होती है?
संतोष जी, ये एक बड़ा सवाल है कि दरअसल लोग जब आपसे गाड़ी खरीद कर जाते हैं तो उसके बाद ये एक सवाल उठता है कि जो गाड़ी का एवरेज बताया जाता है अमूमन वो सड़क पर जाकर ऑन रोड चेंज हो जाता है आइडियल कंडीशंस को छोड़ने के बाद। तो पहले इस परिस्थिति में क्या किस तरह से एवरेज कंपनी तय करती है? देखो, जो टेस्ट एवरेज होता है वो ARI के अंदर टेस्ट होता है, वो उस कंडीशन में होता है जबकि गाड़ी के पैरामीटर्स सारे करेक्ट होते हैं। जनरली जो एवरेज कम देती है गाड़ी, उसमें कस्टमर की मैं दोष ज़्यादा मानूंगा, मैन्युफैक्चरर का दोष कम मानूंगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट टेस्ट होकर के फिर मार्केट में आता है। और एवरेज नहीं देने के कई कारण हैं। नंबर 1, वो क्या अपना एयर फिल्टर साफ़ रखता है नहीं रखता। नंबर 2, वो अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर सही रखता है नहीं रखता, उसकी टाइम से ऑयल चेंज कराता है नहीं कराता। ये सारे फैक्टर्स मायने करते हैं। स्पीड एक ऑप्टिमम स्पीड होती है जो हर टू व्हीलर के अंदर दिखाई जाती है कि इकोनॉमी जोन है। अगर आप उस जोन में चलाएंगे, उस स्पीड पे कॉन्स्टेंटली चलाएंगे और प्रॉपर गियर में चलाएंगे तो एवरेज हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा, आपको कम नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। तो मैं कंज्यूमर से सजेस्ट करूंगा कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा तो उसका एवरेज अच्छा हो जाएगा। कॉलर का एक और सवाल था किश्तों को लेकर के, लोन को लेकर। अमूमन ये होता है बाहर से आपने करा लिया, फिर किश्तों को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपके यहाँ अगर कोई शोरूम से गाड़ी ले रहा है तो वहीं वो उसकी लोन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो वहाँ आए, या फिर बाजार के चक्कर में फंस सकता है? हमेशा कंज्यूमर को डीलरशिप पे आकर के प्रॉपर लोन की फॉर्मेलिटीज़ करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि डीलर के यहाँ पे कोई हैंकी पैंकी होने की मतलब गुंजाइश नहीं रहती, किसी तरह का हेरा फेरी करने की गुंजाइश नहीं रहती, और कस्टमर को बकायदा जो EMIs दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग वो आता है। और फिर जब लोन हो जाता है तो उसके घर पे किस्त का एक वो आता है बाइफरकेशन, कि उसको हर महीने कितनी किस्त देनी है जी, जिसको हम EMIs बोलते हैं। चलिए दिलीप जी, रीसेल कार मार्केट की बात की जाए, आज के दौर में बहुत बड़ा मार्केट हो चला है। लोग आजकल हर शहर की बात की जाए तो एक बड़ा बाजार नज़र आता है। जी जी। पहली बात, रीसेल कार को लेकर कोई टिप्स आप देना चाहेंगे दर्शकों को? रीसेल कार ख़रीदनी चाहिए क्योंकि बहुत ही किफ़ायती रेट में पुरानी कार मिल जाती है। जिस आदमी का सपना होता है कि मैं मारुति स्विफ्ट नहीं ले रहा हूँ, उसको मारुति स्विफ्ट की कीमत के अंदर बहुत अच्छी होंडा सिटी भी मिल सकती है रीसेल में, ऑल्टिस भी मिल सकती है, होंडा अकॉर्ड भी मिल सकती है, CR-V भी मिल सकती है। जो भी प्रीमियम कार्स हैं काफ़ी मात्रा में अलग अलग वैरायटी उसको उस रेट में मिल सकती है। तो लोगों का रुझान ये बड़ा है कि अपर सेगमेंट में जाए क्यों, लेकिन इसमें एक ही चीज़ है कि फ्रॉड ज़्यादा होता है रीसेल कार बेचने के अंदर। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी गाड़ी सेकेंड हैंड अगर आप ख़रीदें, कहीं से भी किसी भी आउटलेट से ख़रीदें, तो सबसे पहले गाड़ी के नंबर लेके और आप संबंधित जो भी कंपनी है, जैसे हुंडई की है या मारुति की है, तो वहाँ के आप वर्कशॉप पे जाके उसकी हिस्ट्री ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि इस बाज़ार के अंदर बहुत सारी फ्रॉड की संभावना रहती है। लोग 2-2 लाख किलोमीटर की चली हुई गाड़ियों को 50,000 करके कर देते हैं उनको। तो मैं ये गलत मानता हूँ, क्योंकि कुछ आदमी इस ट्रेड में गलत भी हैं, तो वो धोखा कर देते हैं। इसलिए उनसे आप सावधान रहें और पूरी जांच पड़ताल करके अगर आप कार खरीदते हैं तो निसंदेह आपको एक नई जैसी बढ़िया सेकेंड हैंड कार मिल जाएगी, जो कि कीमत में भी किफ़ायती होगी और आपको वैरायटी भी अलग अलग मिल जाएगी। बिल्कुल। इस पुष्य नक्षत्र की बात की जाए तो अभी कुछ और घंटे बाकी हैं। कल का दिन है जहां आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद धनतेरस का त्यौहार है। इस दीपावली पर अगर आप अपने घर पर नई गाड़ी ला रहे हैं तो एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ है। आप जान सकते हैं कि वो गाड़ी कैसी हो, 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक, कमर्शियल व्हीकल या फिर रीसेल की अगर कोई गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं। ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी रहेगी, आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। देखते रहिए शान की सवारी। और आज कोई भी छोटी मोटी नौकरी करने वाला आदमी भी फाइनेंस के माध्यम से कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर इजी वे में खरीद सकता है, क्योंकि उनकी बैंकों की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम हो गई है। आज के युग के अनुसार पुरानी गाड़ी को साल 2 साल चला कर वापस बेचना पड़ता है, क्योंकि रोडें इतनी ख़राब हो गई है हिंदुस्तान की, तो नई गाड़ी लेने लोगों के लिए आवश्यकता हो गई। अन्य देशों की तुलना में जो बाइकें यहाँ चलती है या 1 साल चलती है, वो वहाँ की बाइक यहीं फॉरेन में 3 साल चलती है। तो यहाँ की सड़कें अपने वाहन के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है।
में अभी कंपटीशन मार्केट है और उसमें ग्राहकों की मांग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो जो सुविधाएं एक व्हीकल में उसको ग्राहक को चाहिए वो पूरी सुविधाएं, मतलब इसमें यह है कि वेरिएंट बढ़ा दिए गए हैं, जैसा जिस ग्राहक को चाहिए उस हिसाब से उसको व्हीकल मिलेगा। फाइनेंस स्कीम बहुत बढ़िया है इस टाइम, और ये सेल बढ़ाने के लिए एक्चुअल में किया गया। आदमी आराम से फाइनेंस स्कीम से अब कोई भी आदमी व्हीकल ले सकता है। डेफिनेटली, इनफैक्ट होंडा जो एज ए कंपनी है तो यहाँ पे हम बिल्कुल पूरा का पूरा कस्टमर सेंट्रिक है, और होंडा का जो क्लाइंटेज है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है, और होंडा का जो ब्रांड लॉयल्टी है कस्टमर्स का वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट फाइनेंस स्कीम जो है वो आज की तारीख में 85 से लेकर 100% तक का फाइनेंस हो जाता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बैंक्स का नाम बिना बोले अगर मैं बोलूँ, काफ़ी बैंक्स ऐसे हैं जो इवन ऑन रोड भी 100% तक फाइनेंस कर देते हैं। इनफैक्ट में आज हमारा सवाल आपसे है कि कार और बाइक का बाजार क्या आज विज्ञापनों की चकाचौंध में खो चला है? आप अपनी राय हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अब बिग फाइट में हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं। धनराज गोदारा जी हैं, हनुमानगढ़ से जुड़े हैं। बताएं धनराज जी, क्या कहना है आपका? सर मैं ये कह रहा था, अभी जो आपने बोला कि कार और बाइक का बाजार आजकल विज्ञापनों में मतलब खो गया है, इसी तरह से मतलब हम लोग भी इसके शिकार हुए हैं। होंडा कंपनी की तरफ से एक मतलब ऐड आ रही है दिल्ली के 0% वो क्या कहते हैं ब्याज दर के ऊपर और 100% फाइनेंस। तो जब कंपनी वाले ये ऐड देते हैं तब तो ये मतलब जब हम जाते हैं ना उनके पास, तब तो ये कहते हैं कि नहीं जी हम मतलब 0 डाउन पेमेंट और 100% जी तो ब्याज के ऊपर आपको दे रहे हैं। जब उनके पास जाते हैं तो फिर वो जैसे ही कोई बैंक जैसे कर रहा हो तो वो कहता है हम मतलब 13% हम ब्याज में देते हैं जी, आपको इतने जमा करवाने पड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। चलिए हमारे एक्सपर्ट से हम जान लेते हैं, आप में से कोई सवाल का जवाब देना चाहेगा कि ये 0% की स्कीम दरअसल होती है? ये स्कीम 0% की नहीं है। उन्होंने अपने वाक्य में बोला है कि 0 डाउन पेमेंट की स्कीम है। 0% की स्कीम किसी ने एडवर्टाइज नहीं करी है। 0 डाउन पेमेंट की स्कीम आई है होंडा में, जो कि एप्लीकेबल है आपके राज्य सरकार के कर्मचारी जो है उनके लिए 100% तक लोन की व्यवस्था है जी, उसको 0 डाउन पेमेंट करता है। बट नॉर्मल कस्टमर जिसके पास में इनकम लेवल उतना नहीं है उसके लिए 0% नहीं है जी, क्योंकि बैंक भी अपना पैसा सिक्योर रखना चाहती है और वो असेट देती है तो कुछ ना कुछ मार्जिन लेकर के ही देती है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये स्कीम कंपनीज लॉन्च करती रहती है, कई कंपनीज लॉन्च करती है, इवन कार में भी लॉन्च कर देती है, जिसमें 0 डाउन पेमेंट की स्कीम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिफ़ॉल्टर नहीं हो सकता जी। तो इसलिए वो 0 डाउन पेमेंट की स्कीम है, और वो एडवर्टाइजमेंट उसके आगे स्टार लगा होता है। तो आप किसी से पूछ सकते हैं किसके लिए एप्लीकेबल है, तो आप ब्यौरा ले सकते हैं। खासतौर पर आप अगर किसी कंपनी से जुड़ा विज्ञापन है तो फिर उस कंपनी की शोरूम पर चले जाइए और वहां से जाकर क्लियर कर लीजिए, ताकि किसी तरह का शक शिकवा नहीं रहे। मैं आपके पास आऊँगा। सबसे बड़ी बात है, अगर भारद्वाज जी बात की जाए कॉमर्शियल व्हीकल्स को लेकर, कि जो फाइनेंशियल स्कीम्स होती है उसको लेकर आम लोग क्लियर नहीं हो पाते अमूमन। ऐसे में उनके लिए क्या गाइडेंस लाइन हो सकती है, कहाँ जाए, किससे बात करें? क्योंकि बाहर अगर प्राइवेट फाइनेंसर्स के पास जाते हैं तो ज़िंदगी भर किश्तें चुकाने में निकल जाती है। आजकल अगर कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अपन बात करें तो हर बड़ी बैंक, HDFC है, ICICI, कोटक, जितनी भी बड़ी बैंक्स हैं सब कॉमर्शियल व्हीकल लोन कर रही हैं। कुछ नई कंपनीज आई हैं। प्राइवेट फाइनेंसर की आजकल जो एग्जिस्टेंस, जो वजूद है, वो नगण्य सा हो गया है इस इंडस्ट्री में। बहुत रेयर केसेस में जो प्राइवेट फाइनेंसर हैं जो रुपए सैकड़े पे पैसा देते हैं उनसे लोग फाइनेंस कराते हैं। जनरली आजकल सारी कंपनियां FTUs जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स होते हैं उनको भी ये फैसिलिटी दे रही है लोन की जी। और चूँकि कॉमर्शियल व्हीकल के 2 पार्ट होते हैं, एक चेसिस, हम लोग चेसिस प्रोवाइड करते हैं, फुली बिल्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कस्टमर फुली बिल्ट ले रहा है और पहली बार गाड़ी ले रहा है तो उसको उसके बैकग्राउंड के हिसाब से 70 से 80-85% तक का लोन मिल जाए। यही कंपनियां आसानी से प्रोवाइड करा देती हैं। कोई टिप्स है आपका, मार्केट टिप्स है कि अगर कोई कमर्शियल व्हीकल खरीदना चाहता है, फाइनेंस कराना चाहता है, तो फिर क्या सतर्कता बरते ताकि किसी धोखे से या किसी घाटे से बच जाए? सबसे पहले तो अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल पहली बार यदि कोई व्यक्ति कॉमर्शियल व्हीकल खरीदना चाहता है तो उसको सबसे पहले जो भी रिप्रेजेंटेटिव जिस भी कंपनी का उसके पास आया है उससे पहले पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए।
कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई कैश ट्रांजैक्शन किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। आपको जो भी मेक का वाहन चाहिए, चाहे वो टाटा हो, लेलैंड हो, जो भी वाहन आपको खरीदना है, उस कंपनी के शोरूम पे जाइए जी, वहाँ आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आजकल हर कंपनी में, हर डीलरशिप पर एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स बैठे रहते हैं, फाइनेंस का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे कि आप किस फाइनेंस कंपनी के थ्रू अपना लोन आसानी से करा सकते हैं। चलिए, तो वो सबसे बढ़िया, आसान, सबसे सही तरीका है। ये एक रास्ता आपके लिए हो सकता है और बेहतर हो सकता है। बूंदी से कॉलर जुड़े हैं, ईशो जी हमारे साथ हैं, बताएं क्या कहना है आपका। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद हमारा कनेक्शन कनेक्ट नहीं हो पाया इनसे। मैं आपके पास आऊँगा। कार मार्केट की बात की जाती है, सेगमेंट्स की बात की जाती है, सेडान हो, हैचबैक हो, स्मॉल सेगमेंट की बात हो, एसयूवी की बात हो, क्या ख्याल रखें? अगर क्या विज्ञापनों का दरअसल जैसा कि कॉलर्स बताते हैं कि एक चकाचौंध में आकर अब बड़ी कार ज़रूरत के मुताबिक नहीं होती फिर भी ले लेते हैं, बिल्कुल सही। ऐसे में क्या पैसा भी कम लगे और अच्छा ख्याल रहे, कैसे तय करें? मेरा मानना है कि जब कस्टमर, जैसे अपने पहले बात हुआ कि कस्टमर को अपनी जो आज की आवश्यकता है उसके बारे में कि वो कितना रनिंग करता है या उसकी आज की क्या ज़रूरतें हैं, उसके परिवार में कितने लोग हैं या वो किस तरह का व्यापार करता है या किस तरह का जो प्रोफाइल में है, वो उसको ध्यान में रख कर उसको खुद को पहले गाड़ी का सिलेक्शन करना चाहिए कि मुझे किस सेगमेंट के लिए। मान लीजिए कि अगर अपन आज बात करते हैं कि सेडान की बात करते हैं, हैचबैक की बात करते हैं या एसयूवी रेंज की बात करते हैं, उसकी खुद की जो आवश्यकता है उसके अनुसार उसको वो पहले खुद को जज करना चाहिए। उसके बाद में उस सेगमेंट में आने वाली जो भी कार हैं या जो कंपनीज़ हैं, कई बार ऐसा होता है कि विज्ञापन अच्छा सा आता है, एक स्टार आता है, आपका पसंदीदा स्टार है, इधर इंटीरियर बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि फीचर्स बहुत अच्छे हैं और इसी चकाचौंध में आकर वो कार खरीद लेते हैं, फिर स्टेटस सिंबल की बात भी जुड़ जाती है। क्योंकि एक बेस्ट बायर कैसे बने? देखिए, इसमें शायद सबसे पहले उस कस्टमर को अपने आप को खुद को जज करने की ज़रूरत है कि जब वो गाड़ी लेना चाह रहा है तो वो अपने जो भी आज की तारीख में सोर्स ऑफ इनकम, उसका स्टेटस सिंबल है, वो जहाँ पर वो रह रहा है। आज एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है पार्किंग के रिलेटेड। आज भी जब कोई आरटीओ रजिस्टर्ड होती है कार, उसमें एक सर्टिफिकेट लगता है कि उसके घर में पार्किंग है या नहीं है। हो सकता है आज ये समस्या नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में एक अपने आप में बड़ी समस्या बन के खड़ी होगी। तो वो उन चीज़ों को देखकर वो शायद चकाचौंध से ज़्यादा उसकी कि उसको कितना डाउन पेमेंट दे सकता है, क्या वो उस ईएमआई को पे कर सकता है जो उसे बाद में देनी है। सोशल अवेयरनेस वाली बात आपने की पार्किंग प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि सोसाइटी की प्रॉब्लम है अमूमन देखा जाता है, इसको लेकर भी आप जब कोई कस्टमर आपके पास आता है अवेयर करते हैं आप? बिल्कुल, अभी हम कस्टमर को बताते हैं कि आप एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो आपके रजिस्ट्रेशन में काम आना है, जिसमें कि आप बताते हैं कि मेरे पास एक आपके पास पार्किंग स्पेस है और आप चाहे दूसरी गाड़ी ले रहे हैं या तीसरी गाड़ी ले रहे हैं तो उस जगह के लिए आपके पास जगह है कि आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। अभी हम आज की तारीख में बताते हैं क्योंकि आने वाले जिस तरह से मुद्दा उठाया जा रहा है, आने वाले समय में ये चीज़ और भी ज़्यादा जब हाईलाइट होगी तो शायद मेरे ख्याल से जिन्होंने भी सर्टिफिकेट दे रखे हैं या कि अपना दे रखा है कि मेरे पास ये स्पेस है, उसके बाद में ये चीज़ आएगी कहीं ना कहीं पे आगे निकल कर। तो कस्टमर को पहले हम इस चीज़ के लिए बताते हैं कि आपके पास में इतना पार्किंग स्पेस वगैरह है। हर कंपनी आपके लिए तैयार है, ज़रूरत है कि क्या आप कंपनी के मुताबिक तैयार होकर पहुंचते हैं। हनुमानगढ़ से कुलदीप जी हमारे साथ हैं, बताएं क्या कहना है आपका। सर मेरा ये सवाल था। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको, टीवी का वॉल्यूम कम करके बताएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर, मेरा ये सवाल है कि सर मतलब आजकल मतलब धनतेरस और दीपावली का मौसम जो चल रहा है, इस मौसम के अंदर मतलब त्योहारी सीजन के अंदर कंपनियां क्या करती है, मतलब अनगिनत मतलब ये देती है, विज्ञापन देती है, और जो विज्ञापन जो देती है उन विज्ञापनों के अंदर कंपनियां ये कहती है कि मेरा जो व्हीकल है या जो मेरा भी 4 व्हीलर है, जो भी मतलब ये देती है वो इतना एवरेज देती है, बट जस्ट 2 और 3 मंथ के अंदर इन कंपनियों का क्या होता है कि उनकी हवा निकल जाती है और वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वो मतलब अपनी एवरेज उस हिसाब से नहीं दे पाता, तो इस हिसाब से वो देनी चाहिए। अभी मैंने एक सर की बात सुनी कि वो मतलब अपनी हवा टायरों के अंदर सही नहीं रखते, ऑयल टाइम पे चेक नहीं करवाते, या गाड़ी का गेयर शिफ्टिंग है वो सही तरीके से नहीं करते। हम लोग सब कुछ सही करते हैं बट फिर भी ये प्रॉब्लम आती है। सर क्या इसका कोई समाधान हो सकता है? तकनीकी पहलू है मेरे ख्याल से, इनका ख्याल आपको रखना पड़ता है। अजीत जी, इसके सिवा कोई बात रहती है कहीं, अगर शिकायत है तो फिर क्या कंपनी के पास उसका रास्ता होता है?
देखिए, अगर किसी भी कस्टमर को कोई कंप्लेंट आता है तो जो अभी संतोष जी ने बताया वो चीज़ें तो एक आवश्यक रूप से देखने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कस्टमर को अगर कोई भी चीज़ है तो कस्टमर वॉइस सुनने की सबसे पहले ज़रूरत है कि कस्टमर को किसी तरह की कोई परेशानी हुई है या कोई चीज़ उसे लगता है कि वो जो मांगा था या जो उसको बताया गया वो नहीं मिला, तो हम हमारे लेवल पे भी कस्टमर आते हैं तो हम उसको कस्टमर को हमारे वर्कशॉप में अटेंड करते हैं। अगर उससे रिलेटेड हम जो एक गाड़ी है उससे रिलेटेड जो एक हमारा पास में प्रोसीजर होता है कि गाड़ी को ड्राइव कैसे करना है, उसको मेंटेन कैसे रखना है, वो हम कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। कस्टमर को हम खुद उसको टेस्ट ड्राइव देते हैं साथ में रहकर और उसका एक टेस्ट रन करते हैं कि भाई इतने लीटर में हमने गाड़ी इतने किलोमीटर चलाई है, उस तरह से ड्राइव करके दिखाते हैं जो कि एक कंपनी के स्टैंडर्ड प्रोसीजर में बताया जाता है। फिर आगे कस्टमर पर डिपेंड करता है। हाँ जी। सेकंड हैंड कार ली जाए अगर दिलीप जी, तो कुछ खामियां ऐसी होती हैं जो आमतौर पर होती हैं और कस्टमर उनको देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। जी, कुछ होता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है कि सेकेंड हैंड गाड़ी किसी कमी की वजह से ही फर्स्ट ऑनर ने बेची है। सेकेंड हैंड गाड़ी शौक से भी फर्स्ट ऑनर बेच देता है। तो जो भी गाड़ी अगर ख़रीदना चाहता है सेकेंड हैंड, वो कम से कम अगर खुद को अगर उसका समझ नहीं है तो वो किसी एक्सपर्ट से दिखा के उसको ले ले, तो उसमें उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। दूसरी एक बड़ी बात आती है कि मॉडिफिकेशंस आमतौर पर सेकेंड हैंड कार्स को लेकर ज़्यादा होते हैं। जी। तो क्या आरटीओ के पैमाने पर ये मॉडिफिकेशंस खरे उतरते हैं? लोग सजा धजा लेते हैं, गाड़ी का जो रूप होता है वो अलग नज़र आता है बाजार में। जी, ये स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स हैं गाड़ी के। अगर उसके बाद उसमें कोई एसेसरीज या ऐसी किसी तरह का इक्विपमेंट एक्स्ट्रा लगाया है तो परिवहन विभाग को भी ये इस तरह के राइट है कि वो उसके व्हीकल में से ये उतरवा दें। और पुलिस कुछ गाइडलाइंस है इसको लेकर? जी बिल्कुल, इसमें मोटर व्हीकल एक्ट में गाइडेंस है कि आप आपकी गाड़ी जो स्टैंडर्ड नॉर्म से आई है उसमें अगर एक्स्ट्रा कोई भी लाइट लगाएं या किसी तरह का आप करते हैं जी, तो वो मोटर व्हीकल की श्रेणी में उल्लंघन ही माना जाता है और उसके लिए आरटीओ और पुलिस दोनों ही उसके लिए कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। तो आपको यहाँ भी सजग रहने की ज़रूरत है, नियमों का उल्लंघन करने की कोई दरकार नहीं है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे लगातार इस बात को जारी रखेंगे कि आप स्मार्ट बायर के साथ साथ कैसे नई गाड़ी खरीद सकते हैं, स्मार्ट बायर कैसे बन सकते हैं। आजकल के टाइम में जो भी गाड़ी आ रही है उसको साल भर अपनी सड़कों पे चलाने के बाद हमेशा नई गाड़ी ही लेनी पड़ती है। नहीं, आसान तो हो गया लेकिन ये गलत है। इससे क्या है, क्राइम बढ़ता है। हर आदमी जैसे छोटा मोटा जिसके पास सुविधा ही नहीं है वो 5,000 रुपये दे के गाड़ी ले लेता है। उससे क्या है कि ज़्यादा शहर में क्राइम बढ़ता है।